अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% स्टाफ है 15 ईयर से मेरे साथ में है कि जब बिजनेस में जाते हैं तब काफ़ी सारे एक ही तरह का टाइम नहीं रहता। गुजराती में कहावत है लक्ष्मी चांदलो करवावे ત્યારે મોઢું ધોવા જઈએ, वो अफसोस मेरे लिए है कि मैं खुद को और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को सामने वाला समझ पाया लेकिन मैं नहीं समझ पाया। उसके बाद जो 100 to 500 करोड़ की जो जर्नी वो आपने किस तरह से, तो मेरे को लगा कि यार मेरे को नहीं देगा, तो दैट वाज द बिग मिस्टेक डन बाय मी। अगर वो होता तो मैं आज मतलब करीब करीब 2000 करोड़ से ऊपर की मेरी कंपनी होती। आई एम विकास मुंद्रा, फाउंडर ऑफ मजेंटा। मजेंटा ऑफर्स CRM एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल जो कि आपके ERP से इंटीग्रेट हो जाता है, जैसे टैली, बिजी, SAP। सो फ्रॉम लीड जनरेशन टू डेटा एनालिटिक्स, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म। सो व्हाई दिस पॉडकास्ट? हमने ये स्टार्ट इसलिए किया है बिकॉज वी वांट टू सेलिब्रेट द बिजनेसेस। सो इंडिया के अंदर इफ वी नेम द बिजनेसेस, टाटा, बिरला, रिलायंस, महिंद्रा, ये नाम आते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस का, जिनका कंट्रीब्यूशन आज 27% से भी ज्यादा GDP में है। सो हमारा ये थॉट है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि 50% कंट्रीब्यूशन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस का रहेगा, सो कंट्रीब्यूशन अगर इनका इतना है तो ये कंट्री का बैकबोन है, बिकॉज बिजनेसेस हैं जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, टैक्स जनरेट करते हैं, तो क्यों नहीं बिजनेस ओनर्स को ही सेलिब्रेट किया जाए, चाहे वो 5 करोड़ हो या 500 करोड़ हो। इंपॉर्टेंट है कि हम बिजनेसेस को सेलिब्रेट करें, और ये जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो सारी रिस्क ले रहे हैं उनको हम पब्लिक के सामने लेके आए, उनकी स्टोरी शेयर करें, उनकी लर्निंग से हम सीखें कि हम इंडिया को और आगे कैसे लेके जा सकते हैं बिजनेसेस को सेलिब्रेट करके। सो इसी सीरीज में सबसे पहले हम मिल रहे हैं हरीश भाई से। हरीश भाई इज द फाउंडर ऑफ अर्थ सिस्कॉम प्राइवेट लिमिटेड। अर्थ सिस्कॉम का मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अर्थ सिस्कॉम 500 करोड़ टर्नओवर है, 25+ MNC ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। IT हार्डवेयर इंडस्ट्री में ये रीजनल नहीं, नेशनल लेवल पे भी अब एक प्लेयर हो गए हैं, लीडिंग प्लेयर। एंड 250+ टीम मेंबर्स प्लस 2000 कस्टमर बेस। सो द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन्होंने अपनी 27 सालों में बिल्ड की है, which is fantastic. So, Harish bhai, thank you so much for joining us, and we are glad to have you here. Thank you very much, Vikas. So, हम जानना चाहेंगे कि आपने ये कब डिसीजन लिया? 27 साल आप बिजनेसेस में आपको हो चुके हैं, so आपका ये डिसीजन कब आया कि मुझे बिजनेस में शिफ्ट करना है? मैंने मेरा एजुकेशन वल्लभ विद्यानगर से किया हुआ है, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, एंड बाद में मैंने 2 साल तक जॉब की। जब भी जॉब करता था तब मेरा एक ड्रीम था कि मेरे को एनी हाउ बिजनेस में ही आना है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय 2 years एक्सपीरियंस, मैंने मेरा खुद का 1998 के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया, अर्थ सिस्कॉम प्राइवेट लिमिटेड से नाम से। एकदम छोटी सी 300 स्क्वायर फीट की ऑफिस के अंदर 1400 रुपीज़ रेंट के मुताबिक मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और मेरे को एक लेवल से इसमें एक्सपेंशन होना था, तो 2 years के एक्सपीरियंस करने के बाद ही मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ओके, सो आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आप क्या रिसोर्सफुल स्टेट में थे उस टाइम कि आप मतलब जर्नी कैसी रही? बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून कहते हैं ना कि पीछे से बहुत पैसा है फैमिली का, एंड देन यू स्टार्टेड बिजनेस, और आपने स्ट्रगल करते हुए बिजनेस किया? वो गुड क्वेश्चंस। इसमें मेरे पास में A लेवल का एक्सपीरियंस के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन मेरे मेंटर, मेरे पापा मेरे को बार बार बोलते थे कि बेटा 5 किलोमीटर जब दूर जाना है तो 5 किलोमीटर की आपको टॉर्च नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मैं गांव में रहता था, तो जब फार्म में जाते थे बताते 5 किलोमीटर की आपको टॉर्च नहीं बनानी, आपको टॉर्च तो इतनी करे लेकिन आगे चलना है। जैसे चलते जाओगे तो अपने आप हर्डल्स रिमूव होते जाएंगे और 5 किलोमीटर की मंजिल काप दोगे। तो 2 साल का तो एक्सपीरियंस था, जेन्युइनिटी थी, पावर था, यंग था एकदम, तो एंथुजियम था, तो सोच भी लिया था कि कुछ भी हो जाए बिजनेस में आगे बढ़ना ही है। तो ऑर्डर्स तो आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं एक्सपेंशन करता गया तो ऑटोमेटिकली कुछ मतलब जो चैलेंज थे अपने आप में अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गई। तो जैसे इनिशियल जो आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट से आपने स्टार्ट किया, या आपका थॉट क्या था कि
रिटेलिंग में आप जाना चाहते थे कि आप होलसेल या ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में जाना चाहते थे? राइट, ये दो टाइप के, जब मेरा एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में रहा, इसमें दो अपॉर्चुनिटी मेरे पास में थी। एक थी जहाँ पर हम एसएमई कॉर्पोरेट में डायरेक्ट एंड कस्टमर में काम करें, और दूसरी थी कि हम डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ थिंग्स करें। तो जब मैंने देखा कि सॉल्यूशंस या फिर एसएमई कॉर्पोरेट के अंदर इनिशियली मेरे को टेक्निकल मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी एंड इट्स ए लॉन्ग साइकिल, तो मेरे को आरओआई लेटर ऑन मिलेगा। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मेरे को क्रेडिट पर माल मिल सकता है, मैं क्रेडिट पर दे सकता हूँ, और कुछ ट्रांजेक्शन के लेवल पर काम करके विद इन लो अमाउंट के अंदर मैं काफ़ी एक्सपेंशन हो सकता हूँ। क्योंकि 2 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने मेरा पीआर वर्क और मेरे जो सप्लायर से इससे रिलेशनशिप मैंने बना ली थी, और उसी टाइम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैंने इसकी राय ली थी कि मैं करूँगा तो आपका क्या सपोर्ट है। डेफिनेटली हरीश भाई आप करो, हम साथ में हैं, तो अगर जेन्युइनिटी है, सब कुछ आपका विजन है, तो डेफिनेटली हम सपोर्ट करेंगे। तो ये मुताबिक मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस स्टार्ट किया। और तब ये ज़माना था जब वेट था, जब कुछ मटेरियल कैश में आता था तो कैश में बाइंग करना था, कुछ वेट में आता था समथिंग, कुछ वारंटी अपने पॉकेट से देनी थी, खुद से देनी थी, प्रिंसिपल्स वगैरह वारंटी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। तो ऐसे केस के अंदर ये ज़माना था जब इंटेल आज भी पायोनियर है चिप के अंदर, तो इंटेल और सैमसंग और सीगेट इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, सैमसंग इन टर्म्स ऑफ मॉनिटर्स, एंड इसके हार्ड डिस्क आती थी, इसका डीवीडी राइटर आता था, डीवीडी रोम आता था, और इंटेल के सीपीयू आते थे, इंटेल के मदरबोर्ड आते थे, और होंडा की रैम आती, जो इसेंशियल पार्ट एक तब एसएमएल का ज़माना काफ़ी था, एसएमएल मशीन्स का, तो वो जो इसेंशियल पार्ट था वहाँ से मैंने स्टार्ट किया प्रोडक्ट के साथ। तो आपके बिजनेस का पहला माइलस्टोन कौन सा था, आप एक टर्नओवर पर्सपेक्टिव से, और वो कैसे आपने उस माइलस्टोन के बाद की थोड़ी सी जर्नी? राइट, तो जब मैंने 1998 में स्टार्ट किया तब मेरे को लगा कि मेरा फर्स्ट ईयर टर्नओवर है वो 10 to 15 करोड़ समथिंग होना चाहिए, लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैंने 20 करोड़ अचीव कर लिया। जैसे एक साल ख़त्म होता है तो दूसरे साल मेरे को परफेक्ट याद है, और ये मेरा मतलब एक पूरा वहाँ से बिजनेस का जो मेरे को विजन मिला, जहाँ से मेरा एकदम हौसला बढ़ गया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डबल नहीं 3 टाइम्स हो गया। तो वो बात थोड़ी डीप में मैं शेयर करूँ तो उसी टाइम के अंदर अहमदाबाद के अंदर 5 to 10 बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, आज भी है, मेरे लिए काफ़ी रिस्पेक्टेबल है सब। और ये लोग तब सैमसंग और ये का काफ़ी अच्छा मतलब, क्योंकि सैमसंग ने नॉट ओनली मॉनिटर्स आते थे, हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम, डीवीडी राइटर समथिंग कुछ आता था, और उसी टाइम मार्केट कैप्चर करने के लिए उन्होंने मर्सिडीज टू मोबाइल ऐसे करके एक स्कीम लॉन्च की, और मैं छोटा सा पार्टनर इसको ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका था। तो काफ़ी सब प्लेयर, कोई मर्सिडीज में जा रहे थे, कोई वैन में जा रहे थे, कोई बाइक में जा रहे थे, तो मैं भी रजिस्टर हो गया। तो काफ़ी लोग ने बताया कि यार ये तो बड़ी स्कीम होती है, इसमें काफ़ी कंपटीशन होती है, आपको काफ़ी क्रेडिट देना पड़ेगा, काफ़ी माल बाइंग करना पड़ेगा, हेवी फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, आप इस स्कीम में नहीं जाओगे। बेटर है कि आप हमारे साथ एसोसिएट हो जाओ, और जो एंट्री लेवल का कोई पार्ट है स्कीम का वो हम आपको दे देंगे। जैसे बाइक इनिशियली था, बाद में वैन थे, और बाद में मर्सिडीज बेंज थी। तो मैंने बोला नहीं, करना है तो मेरे को खुद को ही करना है, चाहे मैं कुछ भी मेरे को मिले या ना मिले, बाइक मिले या वैन मिले या मर्सिडीज जाओ, ऐसे करके मैंने स्टार्ट कर दी। तो काफ़ी उसी टाइम रेडिंगटन थे, ऐसे काफ़ी लोग ने मेरे को सपोर्ट दिया, इवन प्रिंसिपल से मेरे को गाइडेंस मिला। तब जाके मेरे को पता चला कि अगर मैं शॉर्ट टर्म थिंकिंग करता, शॉर्ट टर्म ये सब से मैं मान जाता, तो कुछ जो बिजनेस के हिडन पार्ट है, जो प्रिंसिपल से रिलेशनशिप वाली बात है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन से जो रिलेशनशिप वाली बात है, जो रिस्क फैक्टर लेना है, जो कैलकुलेशन रिस्क के अंदर जाके प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मेंशन करनी है, ये मेरे सामने कभी नहीं आती, और ये मैं कभी नहीं कर सकता। तो दैट वाज द गुड पार्ट, मैंने किया। और ये आई थिंक 9 मंथ की स्कीम थी, और मैंने उसी टाइम, मेरा तो प्लान सिर्फ इतना ही था कि मैं बाइक पर तक जाऊँ, लेकिन मैंने एक बाइक लिया, इससे ऊपर मैंने वाहन लिया, और दैट वाज द चेंज। मतलब पूरा का पूरा मेरा विजन, मेरा बिजनेस, तब से जाके आज तक मतलब मैं कभी रुका नहीं हूँ। चलो ग्रेट। सो 4 पिलर्स अगर हम देखें तो रिलेशनशिप में एक टीम होती है, कस्टमर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन में दूसरे चैनल पार्टनर्स होते हैं विद इन द इंडस्ट्री। सो ये चारों पिलर्स में कोई एक पिलर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या सभी इम्पोर्टेंट है, और आपने कैसे इनको रिलेशनशिप को डेवलप किया? देखो, जो आपने बताया, तो हर एक बिजनेस के अंदर हर एक, जो जैसे 4 पाई में चारों लेग्स के इम्पोर्टेंस होता है, इसके हर एक पिलर का इम्पोर्टेंस रहता ही है।
और जैसे डब्बे के अंदर भी एक इंजन की बात होती है, तो इसमें जो इंजन की तरफ बात करें तो मेरे को जो लगा, मेरा एक्सपीरियंस में शेयर करूँ तो डेफिनेटली हमारा परचेज पावरफुल होना है। बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, परचेज हमारी पावरफुल होनी चाहिए। डेफिनेटली सेल्स हमारा विथ मार्जिन के साथ होना चाहिए। हमारी ओपेक्स और कैपेक्स कंट्रोल में होनी चाहिए, एक्सपेंसेस कंट्रोल, ताकि हम लोग ए गुड प्रॉफिट, जीपी, एनपी वगैरह बना पाए। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में मेरे को सबसे जो लगा, जिसकी इस सोच की वजह से मैंने 500 करोड़ की जर्नी की, तो इसमें सबसे इसेंशियल पार्ट मेरे को लगा, तो सब लोग 3 पर फोकस करते हैं, लेकिन किसी ने डेटा एनालिसिस पर फोकस नहीं किया कि एक्चुअल मार्केट का टेम क्या है, हमारा ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है, कौन सी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, सीटी है, कौन से T1 पार्टनर है, कौन से T2 पार्टनर है, हु आर द कॉर्पोरेट कस्टमर, हु आर द एसएमई कस्टमर, कौन सॉल्यूशन बेचता है, कौन एंटरप्राइज बेचता है, कौन मतलब अलग अलग वर्टिकल, कोई पावर बेचता है, कोई सर्वेलेंस बेचता है, कोई पर्टिकुलर पेरिफेरल्स बेचता है, इवन कोई केबल्स वगैरह बेचता है, कोई केबलिंग करता है समथिंग। तो इसको एड्रेस करके, पूरा इसका मैपिंग करके, इसका एनालिसिस करके, कई बार क्या होता है कि जैसे मैं एलजी की बात करूँ तो मेरा मॉनिटर्स अभी मंथली 3000 समथिंग क्वांटिटी में बेच रहा हूँ, तो मैं खुश हो जाता हूँ कि 3000, लेकिन मेरे को देखना है कि मार्केट का टेम 10,000 है, तो 10,000 मैं कहाँ पर हूँ, तो इतनी नर्सरिंग में कर सकता हूँ, इतना जो नीच एरिया है वहाँ पर जाके मैं बेच सकता हूँ, और वो प्रिंसिपल से बात करके पर्टिकुलर मॉडल कहाँ चल सकता है। तो वो जो डेटा मैपिंग है वो इस पर सिंस फ्रॉम बिगनिंग मैंने काफ़ी मेहनत की है, और ये मेरे को लगा कि टोटल वर्चुअल पार्ट है। आई थिंक ज़्यादातर लोग इसमें देखते नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो रेस्ट ऑफ द थिंग ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि हमारे पास में जब ये डेटा एनालिसिस है तो एक पावर आ जाता है कि हम इतना बाइंग कर सकते हैं। जब बाइंग पावर है तो डेफिनेटली नेगोशिएशन कर सकते हैं। जब नेगोशिएशन कर सकते हैं तो हम एक्स्ट्रा मार्जिन, मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन कमा सकते हैं। और सब ये सब रहता है तो विद इन अ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा खर्चा तो यही है, चाहे मेरे पास में 20 लोगों की टीम हो या 25 की हो, तो 5% से या 10% से इतना इम्पैक्ट एक्सपेंस में नहीं आता, तो दैट इज द एडिशनल प्रॉफिट फॉर मी, राइट। तो मेरे को ये लगा सबसे अच्छा। सो जैसे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है, सो आज से शायद करीब 10 साल पहले जब भी आपने टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्ट किया था, सो मुझे जहाँ तक ध्यान में आ रहा है कि यू आर द वन ऑफ द मोस्ट पायोनियर इन टर्म्स ऑफ ERP इम्प्लीमेंटेशन। तो आज SMEs जो हैं वो 1-2 लाख रुपए भी ERP में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करने में थोड़ा संकोच खाते हैं। तो वो अंडरस्टैंड कर रहे थे कि आपने 10 साल पहले, वक्त से पहले ओवर स्पेंड किया। ये जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तब डे फ्रॉम फर्स्ट में पूरा शाम के टाइम इनवॉइस पूरा देख लेता, मैं खुद चेक करता था। बाद में उसी टाइम इनवॉइस टू इनवॉइस में प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर लेता था। बाद में मेरा एक नियम था कि मैं शाम को घर, रात को कंप्लीट होने के बाद मैं घर जाता था। लेकिन जैसे बिजनेस चलता गया तब काफ़ी लोडेड, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो पर्टिकुलर कोई सेगमेंट में इसको हैंडल नहीं कर सकता था, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम था। तो काफ़ी लोगों से मैं मिला जो बिजनेस में सक्सेस है, तो उन्होंने बताया कि पर्टिकुलर एक पॉलिसी, एक सिस्टम हमारे में होनी चाहिए। अब ऐसे जहाँ तक मेरा अंदाजा था तो अंदाज में कुछ लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था, तो मेरे लिए कोई मतलब ये नहीं था कि जहाँ से मैं पूरा मेरा इनपुट ले पाऊँ। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, इससे मैं मिला तो उन्होंने बताया कि आपको प्रोफेशनलिज्म जाना चाहिए, आपको ERP। तब मैंने ERP का नाम फर्स्ट टाइम सुना, बाद में काफ़ी ERP वालों को बुलाया, तो वो जो मेरे को बताते थे तो मेरी टीम अगेंस्ट थी कि नहीं कर सकते, ये तो डेटा का कंट्रोल नहीं रहेगा, ये हो जाएगा बिजनेस, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ कोई मिरेकल होता ही नहीं, ऐसा कुछ एनालिसिस होता ही नहीं, समथिंग। लेकिन उन्होंने काफ़ी रेफरेंसेस मेरे को दिए कि इतने इतने रेफरेंसेस है, काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन किया, और उन्होंने यही बताया कि जब आप ये करने जाओगे तो डेफिनेटली आप खुद नाराज हो जाओगे, हो सकता है आपके बिजनेस की नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाए पर्टिकुलर पीरियड के लिए, हो सके कि आपकी टीम इसको एडॉप्ट ना भी करे, लेकिन जो सक्सेस है सेम बिजनेस के लिए, इसको आप मिलो। तो मैं काफ़ी लोगों को मिला, चाहे इसके ही कस्टमर नहीं थे लेकिन दूसरे, जैसे हाना कोई यूज करते थे, कोई नेव यूज करते थे, कोई लोकल ERP यूज करते थे, कोई मुनीम करके ERP यूज करते थे। तो सबका यही कहना था कि इनिशियली 5-6 महीने के लिए या 1 साल के लिए हर्डल्स थे, लेकिन बाद में जो आपको देगा वो इसके एक्सपेंस तो छोड़ो, लेकिन वो पीस ऑफ माइंड देगा। ऑन ए फिंगर आपके पास पूरा डेटा, पूरा एनालिसिस आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात है ये जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म पर आप बाद में कितनी भी उड़ान भर सकते हो। अभी आप उड़ान भरने जाओगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होगा, लेकिन ये अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो नंबर ऑफ को ब्रांच करनी है, पेन एरिया जाना है, डिफरेंट वर्टिकल, डिफरेंट वॉट एवर यू विश आप कर सकते हो। तो मैंने हौसला बुलंद करके उसी टाइम, मतलब 2017 के अंदर मैंने 50 लाख रुपीज़ करके खर्चा किया पूरा, जहाँ पर इम्प्लीमेंट पार्ट है, मैं आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट नेविजन, ये सब यूज़ किया। बाद में इस पर जितना भी डेटा माइग्रेशन ये सब किया,
आज विकास जी मानो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जैसे ये आपने 10 साल पहले करीब 2017 में ये किया, उससे पहले आपने जब 100 करोड़ का माइलस्टोन एक अचीव किया था, उसके बाद जो 100 to 500 करोड़ की जो जर्नी थी वो आपने किस तरह से ली, क्या क्या उसमें माइलस्टोन थी, क्या क्योंकि चैलेंजेस तो रहे ही होंगे ऑब्वियसली, इट मस्ट नॉट हैव बीन इजी, तो वहां पे आपके जो चैलेंजेस आपने किस तरह से ओवरकम किए वो हम जानना चाहते हैं। ये 100 करोड़ तक का तो ये जो जर्नी था, लेकिन 100 से 500 करोड़ जो आपने पूछा वो राइट क्वेश्चन है। इसमें मैं मल्टीपल एक साथ में बता दूं ताकि एक ही अंदर आपका क्वेश्चन का पूरा आंसर मैं दे पाऊँ। तो सबसे पहले बात थी कि हम जब इनिशियली 5 से 10 प्रोडक्ट करते थे, अब हमने चाहा कि हमारे जो एरिया है गुजरात, तो पूरा गुजरात वही है, हमारे SI पार्टनर वो भी वही है, और ये लोग मेरी 10 प्रोडक्ट लेते हैं, बाकी की प्रोडक्ट लेते हैं लेकिन दूसरे वेंडर से, दूसरे मेरे कलीग से, दूसरे मेरे फ्रेंड से लेते हैं। तो क्यों ना मैं प्रोडक्ट ऐड करूं, यही कस्टमर, यही लॉजिस्टिक, यही फाइनेंस, यही सब कुछ है, मेरे को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, थोड़ा प्रोडक्ट मैनेजर काइंड ऑफ करना है। तो मैंने इनिशिएटिव लिया, तो वहां पर मेरे सेल्स बढ़ गए, तो डेफिनेटली मेरा मार्जिन बढ़ गया समथिंग, तो ग्रोथ पर। सेकंड है कि हमने प्लानिंग किया कि तब इतना फास्ट जमाना है, कुरियर वगैरह जो ट्रांसपोर्ट इतना जमाना है, तो आप गोस में भेजना, आपको ट्रांसपोर्ट में भेजो, 3 दिन पर भेजेगा, रोड रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं बना था। तो लोकल मार्केट राजकोट के अंदर कोई पायनियर हुआ करते थे, तो वो राजकोट कैटर करता था, कोई जामनगर करता था कोई सूरत करता था, तो यहाँ से माल जाता था, लेकिन वहाँ की जो लोकल SI को फीड करना बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज ये थोड़ा मुश्किल जैसा नहीं था। तब ट्रस्ट करना, सबके साथ ये करना, तो हमने सब जगह पर ब्रांच ऑफिस करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले हमने राजकोट में ब्रांच ऑफिस स्टार्ट कर दी, बाद में हमने सूरत वराछा में की, बाद में सूरत नानपुरा में की, बाद में बापूनगर ईस्ट अहमदाबाद में कर दी, क्योंकि 25 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है, तो वहाँ के जितने भी एरिया है 10-12 एरिया तो यहाँ तक नहीं आते थे। तो और बाद में हमने बड़ौदा ब्रांच की। तो अभी हमारे पास में गुजरात के अंदर 5 ब्रांच ऑफिस है। तो वहाँ का जो ब्रांच है वो वहाँ के पार्टनर्स को हैंडल करता है। तो मेरे लिए ये पूरा का पूरा बिजनेस मेरे बास्केट के अंदर आने लगा। जब आने लगा तो ऑटोमेटिकली टॉप लाइन मेरे को मिलने लगा, बॉटम लाइन मिलने लगा, और सबसे बड़ी बात है कोई भी प्रोडक्ट पिच करना है, पुश करना है मार्केट के अंदर, तो बिकॉज ऑफ 5 ब्रांच ऑफिस, बिकॉज ऑफ 2000 SI पार्टनर, मैं वहाँ जाके कर सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये मतलब इसका टेक्निकल स्पेक ये है, एडवांटेज ये है, या फिर कॉम्पिटिशन के सामने व्हाटएवर इसको प्लेसमेंट करना है तो मैं इजीली कर सकता हूँ। तो ERP तो हमने लिया ही, सेकंड नंबर ब्रांच ऑफिस भी कर दी। तब लगा कि मल्टीपल लॉजिस्टिक सेंटर होने चाहिए ताकि हम फास्ट और क्विक डिलीवरी दे पाए। तो हमने तब ऑक्ट्रॉय वगैरह थी, तो कुछ लोग ऑक्ट्रॉय के बाहर ही देते थे, कुछ ऑक्ट्रॉय के अंदर ही देते थे। तो हमने बोला सब हमको कस्टमर को यस बोलना, ऑक्ट्रॉय के बाहर चाहिए, वी हैव द वेयर हाउस एट आउटसाइड ऑक्ट्रॉय, इनसाइड तो इनसाइड भी है, बापूनगर में वेयर हाउस, सब ब्रांच पर वेयर हाउस है, सब लॉजिस्टिक है और ERP से कनेक्टेड है। तो पूरा स्टॉक का मामला मेरे को करना है, कहीं से भी स्टॉक मेरे को ट्रांसफर करना है, स्टॉक का ऑडिट करना है, स्टॉक कैलकुलेशन करना है, वहां से डिलीवरी करना है तो कर सकते हैं। सेकंड थिंग, इसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इसको भी मिनिमाइज कर सकता हूँ और फास्ट रिस्पॉन्स दे सकता है। तो वो हमने थर्ड एक्शन लिया और ये मुताबिक आगे बढ़ते गए। फोर्थ, हमने सबसे बड़ा एक जो किया था, इसके अंदर इतने सारे पार्टनर, जैसे पहले 1000 थे, बाद में 1200-1500 बढ़ते गए, तो हर एक पार्टनर को क्योंकि नंबर फोन पर, अभी तब तो लैंडलाइन पर होता था, मोबाइल पर होता था, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया भी इतना नहीं था। तो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव कितने पार्टनर सब पूछते थे कि ये प्राइस दे दो, इसका टेक्निकल दे दो, इसका वारंटी क्या है, कब आएगा, क्या स्कीम, समथिंग समझाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो हमने क्या किया, हर एक एरिया को, हर एक क्लस्टर को एक फ्रीज करके एक एग्जीक्यूटिव के मुताबिक इसको अलाइन कर देगा। एक बंदा है तो 50 कस्टमर को देखेगा, और वो भी 50 कस्टमर कौन से देखेगा, तो अगर कस्टमर कौन सा लेवल का है और सामने मेरी टीम कौन सी लेवल की, क्या एक्सपीरियंस टीम है, तो वो सिनर्जी हो सकती है। ऐसे करके हमने पार्टनर्स को मेरे इस सेल्स एग्जीक्यूटिव के मुताबिक अलाइन करवा दिया, ताकि वही सेल्स एग्जीक्यूटिव इसकी पूरी की पूरी केयर करे। इसका प्राइस देना है, पेमेंट का देखना है, टॉप लाइन, मार्जिन, चैलेंज, रिप्लेसमेंट, DOE, व्हाटएवर इट इज समथिंग, तो केयर करता है। तो पार्टनर का है कि इतना बड़ा कंपनी है, टर्नओवर बढ़ता है, लेकिन जैसे मतलब मांगो तो इमीडिएटली आंसर है, इमीडिएटली प्राइस है, इमीडिएट सब कुछ ठीक है। सेम वे हमने अकाउंट के अंदर कलेक्शन सेंटर अलग से बना दिए ताकि सेल्स टीम को डिस्टर्बेंस ना हो, और हर एक सेल्स टीम के एग्जीक्यूटिव के साथ में एक अकाउंट वाला बंदा रहेगा कि भाई आपको सिर्फ सेल करना है, कलेक्शन का पार्ट हम देख लेंगे। जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां पर कुछ प्रॉब्लम समथिंग है या फिर कुछ मिसकम्युनिकेशन है, तभी हमको लुक मिलेंगे। तो क्या वो कलेक्शन करता रहा, सामने अपना सेल्स पर ही फोकस करता रहा। तो दैट वाज द फोर्थ इनिशिएटिव।
फिफ्थ एक क्लिक, अब इतनी सारी ब्रांड तो बढ़ गई, लेकिन ब्रांड का परचेज करना, टाइप टू इन्फिल्ट्रेशन रोकना, जीएसटी की वजह से ये आ रहा है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना, इसका स्कीम अंडरस्टैंड करना, स्कीम में भी लिनियर क्वार्टरली H1 या फिर लिनियरिटी मंथ वाइज M1 M2 M3 कैसे करें। तो हर एक स्कीम प्रोडक्ट के लिए हमने प्रोडक्ट मैनेजर बना दिया कि दिस इज योर ब्रांड, दिस इज, आप समझ लो आपकी ही कंपनी है समथिंग। तो आपको वेंडर के साथ ये परचेज करना है, एनालिसिस करना है, प्लानिंग करना है, और आपको प्रॉफिटेबिलिटी देना है, और देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और सम काइंड ऑफ इंसेंटिव स्ट्रक्चर हमने बना लिया, ताकि मेरी टीम भी समझे कि आई एम पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ नहीं हूँ, मैं पार्टनर ही हूँ, मैं फैमिली मेम्बर्स हूँ, वो इमोशनली अटैचमेंट समथिंग आ जाए, तो पूरा ऑटो मोड पर होने लगा। तो ये हमने कर लिया पूरा। तो इतने काफ़ी मैं बता सकता हूँ। तीसरा है कि हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर काफ़ी डेटा पर काम किया, काफ़ी डेटा बेस कलेक्ट किए। एटलीस्ट मैं भी बोल सकता हूँ कि गुजरात के अंदर जहाँ पर 3000 का पॉपुलेशन है, वहाँ पर हमारा पार्टनर्स है, इतना हम श्योरली बता सकते हैं। भले वो मेरे से एक माउस ही लेता है, राइट, लेकिन मेरा पार्टनर है, वो मेरा एक विजन था, आज वो विजन मैंने सक्सेस कर लिया है और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। चलो ग्रेट। सो जैसे कुछ की फैक्टर्स होते हैं, एक आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक की फैक्टर था आपकी ग्रोथ के लिए, कि आपने अलग अलग जगह वेयर हाउसेस कर दिए सो डैट आप उस एरिया के कस्टमर्स को बहुत फास्ट और बेटर सर्विस दे पाओ, कैटर कर पाओ। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपने बताया टीम का, कि जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया। तो हम जानना चाहेंगे कि टीम के अंदर पर्टिकुलरली आपने ऐसे क्या स्टेप्स लिए कि जो टीम रिटेंशन है, जो आज हर एसएमई का एक चैलेंज है कि अच्छे टीम मेंबर्स नहीं मिलते हैं, और आप इतने सालों से इतनी अच्छी टीम आपने डेवलप की है जो कि परफॉर्म कर रही है। सो वो उसमें कुछ हमको आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। मैं मेरा एक्सपीरियंस को तो कभी देखो, ज़्यादातर मैं देखता हूँ तो एक अपना घर, एक फैमिली होता है, कंपनी होता है, लोग जनरली दोनों को अलग अलग अंडरस्टैंड करते हैं। जहाँ तक मेरी समझ है या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा फैमिली और मेरे ऑफिस है, कभी मैंने सेपरेट नहीं समझा है। तो मंदिर, मतलब मेरा ऑफिस मंदिर है, तो मॉर्निंग में जाके हम लोग गीता जी का श्लोक से सीधा ऑफिस स्टार्ट करते हैं। तो छोटे से लेके टॉप, पॉलिसी कॉमन फॉर ऑल, सबके लिए पॉलिसी एक है। दूसरा, सबका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, मैरिज एनिवर्सरी होता है, सब है। यानी कि कोई प्रॉब्लम्स में समथिंग है तो पूरी टीम साथ में आ जाती है। मतलब इसमें नहीं मैं अकेला हूँ नहीं सके, तो वो फीलिंग मैंने सबको दी हुई कि हम एक फैमिली है और हम सबको ग्रोथ लेना है। सेकंड, जब भी मैं बात करता हूँ तब एक साइड से बात नहीं करता हूँ कि मतलब एक मैनेजमेंट टीम है और आप एम्प्लॉय हो समथिंग। मैं बात करता हूँ हमारी कंपनी है, तो आप कुछ भी क्वेश्चंस मेरे को पूछ सकते हो, मेरे को अच्छा लगेगा। आप मेरे को पूछ सकते हो, सर आप क्या कमा रहे हो, आपका प्रॉफिट क्या है, हमारे पास लोन कितनी है, हमारे पास लायबिलिटी कितनी है। आप कोई भी मतलब मेरे को पूछ सकता है। ये वर्टिकल इसका होना चाहिए, अकाउंट वाला सेल्स का नहीं पूछ सकता, लेकिन आपका वर्टिकल तो मैं ऑन पेपर पर आपको शो करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि एक्सेप्ट आप क्या सोचते हो और रियलिटी क्या है। हो सकता है डिफर है, तो कुछ करेक्टिव स्टेप में आप आ जाओ, या फिर मैं कुछ करेक्टिव स्टेप ले लूँ, मैं कुछ कम दे रहा हूँ, तो एक ही पेज पर सब है। दूसरे सबसे बड़ी जो बात होती है, तो दिल से मैंने चाहा कि जैसे मैं गांव से बिलोंग्स करता हूँ, तो मेरे मम्मी पापा का एक ड्रीम था कि मेरा बेटा, सबका रहता है, तो ये लोगों का भी है, तो वो भी बड़े बनने चाहिए। तो अब मेरी कोशिश ये है कि मैं कल्चरली इसको कैसे स्ट्रांग बना सकता हूँ, इसके बच्चे के एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, इसका क्वालिटी लाइफ के लिए क्या कर सकते हैं, ये ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। तो मैं तो मतलब जैसे मेरे वहाँ से कोई अगर जॉब छोड़ता है, तो भी मैं ये इसको बताता हूँ कि भाई तू जॉब छोड़, लेकिन अर्थ के सामने ऑर्डर लेके रहना और मेरे को फ़ोन करना, तब मैं मानूँ तूने मेरे साथ काम किया है। तो मैं मेरे लिए प्राउड है ऐसे करके। तो कभी इवन हमारे जितने भी फंक्शंस रहते हैं, तो जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, अगर गुड वे के अंदर गए तो हम इसको भी कॉल करते हैं, इसको भी बुलाते हैं, और साथ में इसको ये लगना नहीं चाहिए कि मैं अर्लियर था अब नहीं हुआ, ऐसे करके। और आप समझो कि कुछ भी लेवल का कुछ भी प्रॉब्लम्स किसी की हो जाते हैं, तो पूरी कंपनी, नॉट ओनली मी, ऐसे करके साथ में खड़ी हो जाती, तो सबको कॉन्फिडेंस है ऐसे करके। और जब भी बात होती तब यही बात हो, देखो हमको डेवलप होना है, लेकिन जो जिंदगी मिली है तो इसको सुकून से भी करना है। हम टाइम से आए, टाइम से काम करें, लेकिन साथ में सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। ऑफिस आने का आपका मन लगना चाहिए कि नहीं ऑफिस, तो ऐसे करिए पूरे म्यूजिक, काफ़ी प्रोग्राम, सेलिब्रेशन, साल में 1-2 बार कहीं प्लेस पर हम घूमने लेके जाते हैं, सभी लाइट टोन में अंदर बात करते हैं, तो एक फैमिली एनवायरनमेंट, आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है। तो सुबह शाम आरती होती है सब, ऐसे करके हम, जब तक मेरे को पता है कि
सिंस 14 ईयर से 27 को मेरा 18 तारीख को मेरा 27 ईयर से अर्थ को कंप्लीट हुआ ये। और हमने 14 साल पहले से बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था कंपनी का। तब सबको पेंटर को बुलाते, प्रिंसिपल को बुलाते, फ्रेंड्स को बुलाते और सबके साथ हम ये केक कटिंग वगैरह करते हैं। 7 साल पहले की बात करूं तो जनरली केक कटिंग के अंदर कोई मैनेजर पोस्ट, सीईओ, डायरेक्टर ये ऐसा करके वो केक कटिंग जनरली करते हैं। लेकिन हम ग्राउंड लेवल से गोडाउन वाले जो लड़के होते हैं जो जिसका सैलरी मतलब 10,000 12 इससे केक कटवाते हैं कि आज आप केक काटो। बाद में कुछ और लोगों से केक कटवाते हैं कि नहीं आप इम्पोर्टेंस पार्ट्स हो, हम ही जाएं हम ही सब करें, ऐसा नहीं है, मतलब फैमिली है। तो फीलिंग की वजह से जो लोग फीलिंग को अंडरस्टैंड कर पाए वो टिक गए। तो आज मैं प्राउड से कर सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% स्टाफ है सिंस 15 ईयर्स से मेरे साथ में है। और ये एक वन ऑफ दी बेस्ट कंपनी के लिए मैं बोल सकता हूँ है। और सबसे बड़ी बात है कि अपार्ट फ्रॉम ये प्रॉफिट मार्जिन के अलावा भी मेरे को खुद को सेटिस्फैक्शन है। Great to hear that. So obviously जब टीम को आपने इंसेंटिवाइज भी किया होगा इन टर्म्स ऑफ 2-व्हीलर भी दिए होंगे या और भी आपने किस तरह से इंसेंटिवाइज? काफी मतलब जैसे बीच में जैसे जैसे पहले बात होती है जहाँ पर कुछ ऐसा रहता है तो लोन्स वगैरह देते हैं। हाउसिंग के लिए मैं पूछता रहता हूँ कि आपका घर है या नहीं। कई बार मैं सबको बुला के पूछता हूँ आपका घर क्या है, फैमिली में कौन है, ये जो होता है तो कितना एक्सपेंस होता है, इसमें कितना सेविंग्स होता है, तो सैलरी। तो मतलब एक पता चले कि पूरा इन्वायरमेंट में सबका जो सैलरी तो ये सफिशिएंट है या नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो एक केस के अंदर इसको बोले तू डेवलप हो जा ताकि मैं तेरा कुछ एक्स बढ़ा दूं ताकि तू फैमिली को सर्वाइव कर सके। बाद में जितने भी सीनियर बढ़ गए तो बीच में हमने काफ़ी मतलब आधी 4-5 लोगों को बाइक दिए थे और 3 जो मेरे सीनियर पर से इसको हमने 4-व्हील कार दी थी। क्या बात। बाकी हाउसिंग के लिए जो रहता है तो कभी इसको लोन या कई कितने सारे मेडिकल के लिए कितने सारे सबका इंश्योरेंस तो रहता है, HR पॉलिसी के मुद्दे वो सब सिक्योर है ऐसा करके वो तो है ही। लेकिन अपार्ट फ्रॉम अलग पॉलिसी के अलावा जब कोई इमरजेंसी आती है तो वो, लेकिन कार्स ये सब मतलब और ये जो लोग सीनियर हो जाते हैं देखते हैं तो बाकी लोग इससे इंस्पायर होते हैं कि नहीं पर्टिकुलर। कई बार क्या होता है टीम में नेगेटिविटी आती है कि आज का जनरेशन वो लॉन्ग टाइम सोच रहे नहीं है, शिफ्ट कर देते हैं जॉब। लेकिन बाद में देखते हैं कि नहीं ये जो बंदे हैं इतने सालों से तो ये लोग को मिल रहा है, कंपनी इसके वैल्यूएशन कर रही है और बंदे सेटिस्फाइड है तो हमको जाना है। अदरवाइज ये नेगेटिव इम्पैक्ट देगा कि कोई किसी का है नहीं, कुछ नहीं देखा तो हमको जॉब रिप्लेस कर देनी चाहिए समथिंग। तो वो नेगेटिविटी से काफ़ी मेरी टीम आई थिंक मैं समझ रहा हूँ दूर है। सो फैंटास्टिक पॉइंट। सो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि टीम जो एक पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए हर टीम मेंबर का। सो आप जब इतना पर्सनल लेवल पे केयर करते हैं चाहे आपके वो साथ है या नहीं भी है तो भी आपने उसका ध्यान रखा है। सो एक जेन्युइन आपका कंट्रीब्यूशन है उसकी लाइफ में, नॉट ओनली फ्रॉम द सैलरी पर्सपेक्टिव बट ओवरऑल टर्म्स में कि उसकी फैमिली ग्रो कर रही है कि नहीं, वो एज ए पर्सन ग्रो कर रहा है कि नहीं। आपने शायद काफी इवेंट्स भी किए हैं अपने टीम मेंबर्स को लेके, मेरे ख्याल से काफी ट्रेनिंग वगैरह भी आपने रेगुलरली टीम। राइट हम ये 2-3 करते हैं, 2-3 पॉइंट्स में इस पर हाईलाइट करूँ। रिस्पेक्टिव जो वर्टिकल है जैसे अकाउंट, फाइनेंस, लॉजिक, तो इसके रिस्पेक्टिव जो कोई ऑनलाइन कुछ होती है जो चार्जेबल रहती है या फिर कहीं AM में रहती है या टेरा में रहती है समथिंग या फिर कोई भी लोकेशन पर रहती है तो हम ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी पे कर देती है। और इसको होता है कि आप इसको अंडरस्टैंड करो ताकि ये आप डेवलप हो जाओ। मैं सबको ये बता सब कुछ करो लेकिन विद्वत पूज्यते सर्वत्र ऐसा करके संस्कृत में श्लोक है। तो उसी टाइम में श्लोक बना तब विद्वता की बात थी, लेकिन अभी विद्वता क्या है, ज्ञान है। ज्ञान क्या है, एक्सपीरियंस है समथिंग। तो आपके पास वो है तो आप अर्थ में हो या कहीं जगह, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, कहीं पर हो, कहीं भी हो, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, यू आर मोस्ट सिक्योर। तो वो लेकिन आपका जो भी वर्टिकल है वर्टिकल का नॉलेज इन डेप्थ आपको होना चाहिए। तो मैं इतना, तो इससे 2 फायदा होता है। एक तो टीम को नॉलेज हो जाता है और ये नॉलेज कंपनी में देता है तो हो सकता है कंपनी की कॉस्टिंग या कंपनी को ग्रोथ होने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है। तो ऐसे काफ़ी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स भी करते हैं हम लोग वीकली बेसिस पर हर एक टीम के साथ। जूम को अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है पूरा, मेरे ऑफिस भी 15,000 स्क्वायर फीट के अंदर बोपलामली रोड पर अहमदाबाद में है, फुल्ली फर्निश्ड कंपनी में। तो जूम कॉल से सेशन पर्टिकुलर वर्टिकल वाइज सेशन भी लेते हैं समथिंग ऐसा करके। बाद में कुछ जैसे हम लोग ने अभी एक मोटिवेशनल स्पीकर सूरत से बुलाया था। लास्ट पूरी जो हमारी टीम थी तो फैमिली मतलब गैदरिंग था तो एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया था
तो अब मानो कि हमारी पूरी टीम के अंदर 90% लोग रो पड़े थे, इतना सारा उन्होंने सब मतलब इतना सारा स्पीच वगैरह दिया। तो ये सबको लगता है कि भाई हमारे में अगणित अपॉर्चुनिटी पावर है, सब कुछ हम जा सकते हैं, लेकिन हम दबा के रखते हैं, हम सोचते नहीं है, या फिर हम मतलब पर्टिकुलर एक रिस्ट्रिक्ट करके हमारी जात को रखे है। तो काफ़ी सब मतलब मोदी जी आज चाय वाले से लेके PM है ना, तो ये मुताबिक काफ़ी सारी ट्रेनिंग वगैरह थे, काफ़ी कुछ लेवल से स्पिरिचुअल भी एक्टिविटी हम करते हैं जो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा समथिंग। तो ये प्रोग्राम्स मतलब एंजॉय करते हैं टीम। सो टीम एम्पावरमेंट जो आपने किया है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी आपने रखी है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी आप शेयर करते हैं, और अकॉर्डिंगली जो टीम का मोटिवेशन है कि भाई जिस तरह से हम ग्रो करना चाहते हैं, यू आर पार्ट ऑफ इट। जैसे हम ग्रो करेंगे वो टीम भी ग्रो करेगी, विच इज फैंटास्टिक। सेलिब्रेशन जो आपने रिस्पेक्ट लेवल दिया है हर टीम मेंबर को, चाहे जैसे आपने बताया कि चाहे वो ऑफिस बॉय हो, गोडाउन में काम कर रहा हो, हर एक का अपने काम में जो रिस्पेक्ट है, और वो जो जिस तरह से आपने सेलिब्रेशन का बताया कि केक कटिंग आप उनसे भी साथ में कराते हो। सो ये लेवल ऑफ एम्पैथी आई थिंक वन ऑफ द की फैक्टर मेरे लिए टेक अवे है जो टीम में। हम लोग एक एक्टिविटी इसमें करते हैं, जैसे सेलिब्रेशन करते हैं, तो हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन केक कटिंग तो रहता ही है, बट हम लोग उसमें एक साथ में एलिमेंट ये करते हैं कि हर टीम मेंबर जो कि उसको जानता है उसके बारे में एक अच्छी बात शेयर करता है। सो द आइडिया ये है कि उस दिन उसका बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और उसको कई बार ऐसा होता है कि दूसरे इतनी अच्छाइयां नोट कर रहे हैं और उसको खुद को पता नहीं रहती है, लेकिन जब सब शेयर करते हैं तो उसे जो एनकरेजमेंट मिलता है और उसका जो कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, तो वो हमने देखा है कि टीम में। और आपने जो आज पॉइंट्स बताए हैं काफी टीम को लेके, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो नाउ वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम। नाउ कमिंग टू द रिलेशनशिप विद वेंडर्स की बात करें, सो जो ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आप हैं, उसमें वेंडर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें आपने किस तरह से इन सालों में बिल्ड किया वेंडर्स के साथ, तो उस पर थोड़ा लाइट। इसमें देखो कई बार मेरा पास एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब बिजनेस में जाते हैं तब काफ़ी सारे एक ही तरह का टाइम नहीं रहता, कभी प्लस माइनस काफ़ी सिचुएशन होती है, डॉलर फ्लक्चुएशन होता है, बीच में कोविड आ गया, या फिर वेकेशन हो जाता है, फिर शेयर बाजार डाउन हो जाता है, या फिर GDP डाउन हो जाता है। कितने सारे फैक्टर्स हर एक बिजनेस में रहते हैं, तो इसमें एक तरीके का वो नहीं रहता, वो साइन वेव की तरह रहता है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस और मेरा मैंने जो जर्नी की इस पर, वेंडर और डिस्ट्रीब्यूशन में जो लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो एक दूसरे को सहारा दे के चलने वाली बात है, सुख दुख को साथ में रहने वाली बात है। कई जगह पर ये लोगों की ज़रूरत होती है इन टर्म्स ऑफ टारगेट अचीव करने के लिए, कि इंसेंटिव है समथिंग। तो एक केस के अंदर मेरे पास में भी कुछ लेवल की लिमिटेशन है, तो फिर भी मेरे को सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि मेरे को कंसिडर करना है कि वो मेरे वहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। अगर रिलेशन ही है तो फिर प्रोफेशनल की बात ही कहाँ करें, तो फिर गिव एंड टेक वाली सिंपल बात फॉर्मूला आ गई। लेकिन जब मेरे पास माल बड़ा है और वो डालना चाहता है, लेने के लिए मेरे को इंसिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ लिमिटेशन है, तो मेरे को माल में सपोर्ट देना चाहिए। तो जब सपोर्ट दे देते हैं तो सपोर्ट आ ही जाता है। आप जितना भी अच्छा काम करते हो तो आपको अच्छाई मिल ही जाती है। तो जहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ शॉर्टेज आ जाती है, या फिर कुछ इंटरनेशनल न्यूज आ जाती है समथिंग, तो ये मेरे को करते हैं। और नहीं कोई आता तो मैं सामने से इसको बताता हूँ भाई चाय पीने के लिए आओ, मेरे ऑफिस की चाय बहुत फेमस है। मैं पर्टिकुलर वाघ बकरी चाय लेके पर्टिकुलर टेस्ट करके कंप्लीट करके इन हाउस सबको चाय पिलाता हूँ कि भाई ये मेरी चाय टेस्टी होनी चाहिए। और सब वेंडर्स, FOS, प्रिंसिपल में इसको बोलो आपको काम है नहीं, लेकिन आपको मेरी चाय पाने के लिए आना है, आपको मेरे को मिलने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे प्यून को आप ऐसे ऑर्डर कर दो यार 5 चाय पिला, इवन आपके दोस्तों के साथ आओ, तो ये सबसे मेरे को पसंद आएगा कि नहीं मेरे वहाँ चाय पीने के लिए आते हो। बेसिकली मैं काठियावाड़ से, सौराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे में क्या डायरा होना चाहिए ऐसे करके, लोग आना चाहिए ऐसे करके, तो लोग मिलते हैं तो अपने आप खुश रहते हैं। एक वहाँ पर भी सेम फैमिली एनवायरनमेंट खड़ा हो जाता है, तो कितनी सारी बात, कितने सारे इनपुट, कितने सारे थॉट्स, तो ये डायरेक्टली हमको, ये दोनों सबको मतलब विन विन पोजीशन के अंदर यूजफुल हो जाता है, और ये भी अच्छी तरह से हमने निभाया, ऐसा मेरा मानना है। ग्रेट ग्रेट। सो जो इनटेक है वो ये है कि आपने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया अपने, नॉट ओनली फॉर द टीम मेंबर्स, फॉर वेंडर्स ऑल्सो,
कि हर कोई आपसे मिलता है तो खुश रहता है, तो जहां आदमी खुश रहता है वहां वाइब्स भी अच्छे रहते हैं और वहां बिजनेसेस भी अच्छे रहते हैं। सो जैसे आपने टीम का बताया कि आपने टीम डेवलप की, सेकंड ईयर लीडरशिप भी आपने की है, आपके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी काफी ग्रो किए हैं। सो जब पहले इनिशियली आप बिजनेस करते थे तो मार्केट का पूरा पल्स आपको ध्यान में रहता था, क्योंकि आप कस्टमर से भी टच में रहते हो, आप वेंडर से भी टच में रहते हो, तो यू नो एवरीथिंग। लेकिन जैसे जैसे ग्रो करते हैं, जैसे 100 करोड़ से 500 करोड़ की जर्नी हुई, वहां कहीं ना कहीं कस्टमर से इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं, वेंडर से कम हो जाते हैं। सो आप उस केस में अपने आप को मार्केट की पल्स को ध्यान में कैसे रखते हैं, उसके बारे में इसमें डायरेक्ट जो पहले बिजनेस में था तो डायरेक्ट एंड टू एंड जो टच में रहने वाली वो डेफिनेटली अब तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी ऐसा ही नहीं है कि नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। इसमें आइडिया है, जैसे अभी लास्ट मंथ ही गीगाबाइट और अर्थ का पूरा पार्टनर्स मीट था उदयपुर के अंदर, करीब 325 पार्टनर्स वहाँ पर थे। तो मैं वहाँ पर गया तो मैं करीब 10% पार्टनर को फेस टू फेस जानता था, बाकी का पार्टनर एक न्यू ब्लड है, यंग है, सब मैं जानता नहीं और मेरी टीम इसको जानता है। तो मैं 2 दिन तक ठहरा। जाने का मतलब यही था कि क्योंकि वो लोग जो करते तो हर एक पार्टनर्स को पर्सनली 1-on-1 ब्रेकफास्ट टेबल पर या लंच या डिनर या पार्टी सब जगह पर मैं मिला, सबके लिए मैंने पूछा कि क्या है कितना है, ताकि मैं इससे नज़दीक आ जाऊँ और दूसरा मैं जान पाऊँ कि कल्चर कहाँ पर है, अभी का कल्चर कहाँ पर है, यूथ क्या चाहता है, यूथ कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाना चाहता है, वो अर्थ को किस ओर सोचते हैं, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी समथिंग वगैरह ऐसे करके। तो काफ़ी बातें सामने आती, तो सेम थिंग करके मैं वो मेरे इनपुट के मुताबिक रखता हूँ। सेम जहाँ पर मेरी टीम मार्केट की विजिट करती है तो मैं वीकली बेसिस पर हर एक एग्जीक्यूटिव को बुला के पूछ लेता हूँ मार्केट में क्या नया खबर है, कौन पार्टनर है, क्या हो रहा है, क्या क्या प्लस माइनस समथिंग, तो इससे एक पता चल जाता है। थर्ड में जितने मेरे प्रिंसिपल्स है या डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोग से मैं पूछता रहता हूँ कि मार्केट क्या है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी मतलब एरिया पर डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर क्या अपॉर्चुनिटी, क्या वर्टिकल समथिंग करना चाहिए। और बाकी तो जितने पुराने फ्रेंड्स है कभी भी फ़ोन करते तो आज मैं कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं मेरे को फ़ोन किया मैंने इसको आंसर नहीं दिया, ऐसा मेरे को एक भी बात याद नहीं है, एक भी टाइम याद नहीं है। भले मैं बिजी हूँ तो मैं रात को फ़ोन कर लेता हूँ, दूसरे दिन फ़ोन, लेकिन मैं सुन लेता हूँ। सॉल्यूशन अलग बात है, लेकिन मैं सुन तो लेता हूँ, कोई भी छोटा ऐसा क्यों ना हो, एक माउस का भी प्रॉब्लम क्यों हो, मैं सुन लेता हूँ इसकी बात, ऐसे करके तो टच में रहते हैं। बाकी में मेरी जो थॉट्स रहती है, तो आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी मतलब ऐसा ही मेरे फ्रेंड्स तो रहते ही, लेकिन काफ़ी ऐसा भी मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी मेरे पूरा सोशल मीडिया में कनेक्टेड है। तो जहाँ पर कुछ कंपनी की बात है, जैसे अभी कल ही मैंने मेरा फेसबुक में आदिपुर का जो मेरा वीडियो था तो मैंने भेज दिया ताकि मैं सबके टच में रहूँ ऐसा करके और सबसे मैं बात कर पाऊँ। ग्रेट। सो ये जर्नी में ऑब्वियसली फेलियर्स भी काफी रहे होंगे। सो 500 करोड़ पहुंचना सो ओनली सक्सेस के थ्रू तो नहीं होता है। तो कुछ एक मोमेंट्स कौन से थे जहां आपको लगा कि नहीं, जो अपॉर्चुनिटीज आपने मिस कर दी या वहां जो अटेम्प्ट किए वो सक्सेसफुल नहीं हुए, और उन इंस्टेंस में आपकी लर्निंग्स क्या थी? हाँ, देखो बिजनेस में सेम सक्सेस होती है तो फेलियर भी होता है, अपॉर्चुनिटी होती है तो इसको अचीव करते हैं तो कहीं कितनी अपॉर्चुनिटी को हम नज़रअंदाज कर लेते हैं। गुजराती में कहा था लक्ष्मी चांदलो करवाओ तेरे मोढू धोवा जाइए, तो ऐसा भी कई बार हो सकता है। तो 2-3 बातें मैं शेयर कर लूँ पर्टिकुलर। जब एक्साइज का तब एक्साइज वगैरह 1 करोड़ का वो मतलब एक लिमिटेशन था, इसके बाद वो एक्साइज की रेड होती थी और हम लोग तो क्या करते थे, जैसे 50 सिस्टम है तो 50 सिस्टम का एक पार्ट्स करके सबको दे देते, बाद में वो लोग ऐसा असेंबल करते थे। लेकिन उसी टाइम एक्साइज रेड आई और एक्साइज वाले ने बताया कि ये जो पार्ट्स है आपने असेंबल करके ही दिए हैं और इस पर उन्होंने 10 से 12% जितनी ड्यूटी और इस पर पेनल्टी और इस पर इंटरेस्ट ऐसे करके सब पर डाल दिया। तो दैट वाज तो पैनिक, हम इन्वेस्ट में कैसे करें, हमने तो रियल में पार्ट्स दिए हैं। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे एसआई को पूछ लिया, कन्फेस करवा लिया कि आपने ऐसे पार्ट्स नहीं, आपने असेंबल करके लिया, वरना आप पर लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। तो एसआई तो छोटे थे तो घबरा गए, उन्होंने नहीं असेंबल करके दिया है लेकिन बिल ऐसे दिया है। तो वो एक्साइज का था, तो उसी टाइम काफ़ी पैनिक रहा है। दैट वाज द मतलब मेरा इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरा टाइम था वो बैड टाइम था, वहाँ पर काफ़ी तरीके से हैंडल करना पड़ा बिजनेस को। तो एक मेरे लिए सीखने जैसा अरे एक आई ओपनर काइंड ऑफ थिंग थी कि क्या इसमें होना चाहिए। तो काफ़ी पॉलिसी बाद में हमने चेक की, काफ़ी कंसल्टेंट को अप्रोच किया, इससे राय ली और एक तरीके से हमने अलग अलग तरीके सब ने हम पूरे हमारे यूथ ने हमारी एसोसिएशन सब मिल के पूरा किया। तो दैट वाज ये था।
बाद में तो जो भी अपॉर्चुनिटी आती है मैंने एक्सप्लेन कर दी कि 5 ब्रांड से लेकर 25 जितनी ब्रांड हम लोग कोर ब्रांड के अंदर करते थे, लेकिन एक जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई वो थी एप्पल की अपॉर्चुनिटी। मेरे को नाम के साथ कहना है, क्योंकि वो मेरे को आज भी ये इसका रंज है कि मैं एक मतलब कहाँ तक मेरी मतलब इवन प्रिंसिपल एप्पल ने भी, लोकल टीम ने भी सोचा था कि ये आप कर सकते हो, और मैं मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन और मेरी खुद की स्टैंड को समझ नहीं पाया। वो अफसोस मेरे लिए है कि मैं खुद को और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंड को सामने वाला समझ पाया, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। ये बिफोर कोविड एप्पल का जो शोरूम समथिंग है, तो उन्होंने ऑफर दी कि आप कर सकते हो, तो मैंने स्टार्ट भी किया 3, लेकिन उसी टाइम ग्लोबल मार्केट का सीनरियो भी ठीक नहीं था, काफ़ी इंपोर्ट मटेरियल आता था, काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, तो मार्जिन वगैरह का काफ़ी चैलेंज था, तो मेरा ब्रेक इवन नहीं आता था। और उसी टाइम एप्पल ने मेरे को दूसरी अपॉर्चुनिटी दी कि आप पूरे गुजरात के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाओ, फ़ोन के लिए, आईपैड के लिए और एसेसरी के लिए, लेकिन मार्जिन काफ़ी कम था और इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा था। तो मेरे को लगा कि यार वो मेरे को नहीं देगा, और दोनों बाद में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की ऑफ़र भी नहीं ली, और जो 3 शोरूम तो 2 साल चलाने के बाद मैंने किसी एक्स जो अभी चल रहा था इसको मैंने हैंड ओवर कर दिए। तो दैट वाज द बिग मिस्टेक डन बाय मी। और जैसे बस दूसरे साल ही कोविड आया, और कोविड से जो एप्पल का मार्केट एमआरपी पर लोगों ने क्यों मेरे के मायर बाइंग किया, अगर वो होता तो मैं आज मतलब करीब करीब 2000 करोड़ से ऊपर की मेरी कंपनी होती समथिंग, और विदाउट कुछ किए बिना ना 2000 करोड़ तो मैं आराम से डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच सकता था, क्योंकि वो स्पीड से मैं ज़्यादा एप्पल की उसी टाइम एप्पल ने मेरे को बताया था कि आप इसमें एंटर हो जाओ, हम आपका पोटेंशियल मिनिमम 5000 करोड़ का देख रहे हैं ऐसे करके। तो मेरे को मजाक लगता था यार, तब मैं 300 करोड़ करता था, मैं 300 करोड़ की सीधी 3000 5000 करोड़ की एप्पल बात करता है, लेकिन आज मेरे सामने दिखाई देता है। तो दैट वाज द मिस्टेक, लेकिन है सब कुछ तो हमारे तरफ तो होता ही नहीं है ऐसे करके, लेकिन ये है तो बता दिया मैंने आपको। सो जैसे कुछ मोमेंट्स, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली ये बात हो गई, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि या छोड़ दें, इतनी परेशानी है बिजनेस में, 10 तरह की दिक्कतें हैं, टीम को भी हैंडल करना है, वेंडर को करना है, कस्टमर को करना है, सर्विस है, मतलब लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द बिजनेसेस। तो ऐसे कुछ मोमेंट्स कभी ऐसा लगा कि नहीं मुझे छोड़ देना, या और या अगर ऐसा लगा आपको उस टाइम, तो आपने उस जो चैलेंज था उस टाइम का, उसको हैंडल कैसे किया? पहली बात ऐसा तो आ जाता है इंसान के जीवन के अंदर, लेकिन जब कुछ ब्लेसिंग, कुछ स्पिरिचुअल पावर आपके साथ रहता है, तो मेरे को लगता है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स तो बिल्कुल नहीं आते ऐसे करके। देखो वहाँ 2 बात है कि इतनी सारी हर्डल्स है तो मैं इसको छोड़ दूँ, तो दिस इज द एक थॉट्स है। दूसरी है कि छोड़ के मैं करूँ क्या, छोड़ तो देता हूँ लेकिन फिर करूँ क्या, तो वो दूसरा केस की ऑपोजिट डायरेक्शन में यही है। तो गीता जी का मेरे को श्लोक याद है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसका मतलब किशन जी भगवान अर्जुन को कहते हैं कि भाई तू अगर जीत गया ये महाभारत का युद्ध, तो तू हस्तिनापुर का राजा बनेगा, और जितना भी वैभव है, जो सत्ता है, जो पावर है, इसको तू एंजॉय करेगा। लेकिन अगर तू क्षत्रिय है, तू हार गया, तो तेरे को वीर गति की प्राप्ति होगी। जिसको वीर गति की प्राप्ति होती है तो शास्त्रों के अंदर इसको स्वर्ग में स्थान मिलता है, और अपसरा है सब इसको वेलकम करने के लिए आती है समथिंग। तो तेरे तो युद्ध करना ही कल्याण है, तेरे को युद्ध ही करना चाहिए। तो एक केस के अंदर मैं गीता जी का श्लोक को मेरी नज़र समक्ष रखता हूँ कि मेरे को हारना, मैं हार जाऊंगा तो मैं कुछ सीख लूंगा, मैं जीत गया तो मैं कुछ एक एम्पायर के अंदर कुछ अचीवमेंट कर लूंगा। तो मेरे लिए तो भागने वाली बात तो है ही नहीं, भाग नहीं सकते बिल्कुल। दैट्स थिंग। सो आपकी जो जर्नी रही है, ये एग्रेसिव हरीश भाई टू स्पिरिचुअल हरीश भाई की जर्नी रही है, जितना मैंने लोगों से सुना है और दूर से ऑब्जर्व किया है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आया? आप जो यंग हरीश भाई थे वो बहुत एग्रेसिव हुआ करते थे बिजनेस में, आज भी एग्रेसिव है, लेकिन आज सरफेस पे दिखता नहीं है ऊपर कि एग्रेसिव है, उनकी सरफेस पे स्पिरिचुअलिटी दिखती है। तो ये आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कब आया, और अब आप इसको अपने बिजनेस में एडवांटेज की तरह किस तरह से ले रहे हैं? ये जो भी कुछ समझ लो, मेरे पेरेंट्स और मेरे गुरु महाराज है, इसकी कृपा, ईश्वर का ब्लेसिंग तो रहता ही है। तो डे फ्रॉम फर्स्ट जब मैं छोटा था तब से लेकर आज तक वो मेरे साथ में रहा है। आज भी मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे गुरु महाराज अयोध्या में विराजमान है, तो है ही। तो रही बात एग्रेशन की, तो एक्टिव मोड में एग्रेशन में नहीं हूँ, पैसिव मोड में तो मैं हूँ। मैं कुछ और देख रहा हूँ, सिस्टम देख रहा हूँ, ताकि फ्रंट में रहता नहीं हूँ।
लेकिन ये होता है ना कि हमारी हिंदुनिज्म सनातन परंपराएं के अंदर 4 जो वेद मतलब 25 ईयर्स का है, जहाँ पर बाल्यावस्था है, युवानी है और वानप्रस्थ है, बाद में ये वैराग्य वाली बात है। तो मैं 54 रनिंग हूँ, तो एक एजुकेशन हमने ले लिया, एक कंपनी में जो डेडिकेशन के साथ जो काम करना था वो कर लिया, लेकिन खुद की यात्रा के लिए खुद को जो जानने की एक पहचान होती है तो वो भी कर सकते हैं। तो एक केस के अंदर जो शास्त्रों से मैंने पढ़ा है तो जल कमलवत स्थिति, यानी कि इसको जल कमलवत स्थिति बोलते हैं कि कमल जल के अंदर है लेकिन फिर भी कमल जल को स्पर्श नहीं करने देता है, मतलब स्पर्श करता है लेकिन वो इसको अंदर आने नहीं देता, वो डिफरेंट है। तो बॉडी और सोल दोनों अलग है। तो बॉडी मैंने ऑलरेडी दे दिया। अब मैं बिजनेस में हूँ तो मेरे को ये देखना है कि पर्टिकुलर इतने लोगों मेरे साथ जुड़े हैं, तो डेफिनेटली निष्काम कर्म योग के मुद्दा है, नॉट फॉर मी। ये लोग हैं जो जिन्होंने युवा ने मेरे साथ दे दी है, जो मेरे साथ बरसों से जुड़े हुए, जिसको तमन्ना है आगे बढ़ने की, ये लोगों के लिए मेरे को रहना है। और ये भी काम ही है, कर्म ही है, निष्काम कर्म है समथिंग। तो ये भी एक्चुअल तो ड्यूटी हो गई, एक तो स्पिरिचुअल बात ही हो गई। और दूसरा मैं यहाँ पर हूँ लेकिन इसको मेरे को स्थित प्रज्ञस्थ का भाषा समाज देश केशव कि भाई सुख और दुख में जो समान स्थिति प्राप्त कर लेता है वो भक्त सबसे मैंने प्रिय है। ऐसे अर्जुन को भगवान कृष्ण जी कहते हैं ना, तो स्थित प्रज्ञ लक्षण कौन से, तो फिर सुख और दुख में जो समान स्थिति प्राप्त कर लेते तो वो भक्त मेरे को प्रिय है। तो मैं भक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि केस के जरिए मैं बिजनेस में रहता हूँ तो मेरे को एक देखना है कि कितने भी टेंशन आ जाए फिर भी मैं कितना निर्लेप रह सकता हूँ, मैं कितना शांत रह सकता हूँ। होता नहीं है, मैं तो प्रैक्टिकल को स्पिरिचुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो एक बात टॉपिक निकला है तो मेरे लिए लर्निंग फेज है कि चलो मैं करता हूँ ऐसे, कितना हम सहन कर सकते हैं, कितना लेट गो कर सकते हैं। कई बार कुछ इतना हादसा हो जाता है, मेरे चलो नसीब का होगा, इसका कुछ होगा, कर्म का सिद्धांत तो ऐसे कर। पहले नहीं था भाई, कैसे आपने चीटिंग किया हमारे साथ, अब ये नहीं, अब लेट गो करने देते भाई, कुछ ऐसा रिलेशन होगा, कुछ ऐसा कर दिया समथिंग, तो ये सब है। और सेकंड बात ये है कि जो भी स्पिरिचुअलिटी कोई भी इंसान करता है, चाहे हम तो बहुत कम करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं तो इसका पावर डायरेक्टली इनडायरेक्ट होता है। तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इसके अंदर। तो रेगुलर मेरा गीता जी का और ये खास करके तुलसीकृत रामायण का मेरा पठन रेगुलर रहता है। और इसमें भी काफ़ी बिजनेस आइडिया मेरे को आ जाते हैं। हमारी जो उदयपुर की टीम थी वहाँ पर ये राम रावण का जो युद्ध था, जिसको धर्मरथ बोलते हैं, 11 चौपाई का है। तो पूरा 11 चौपाई को हम जीवन में और बिजनेस में कैसे ला सकते हैं, जहाँ पर यही फंडा है कि इंसान सोच लेता है कि मेरे पास में इतना सारा है, किसी के पास है तो वही बिजनेस। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, आपके पास में फाइनेंस क्या था, एक्सपीरियंस क्या था, हाँ तो जरूरी है, लेकिन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीजें अपने पास में रहती है गॉड गिफ्टेड के, जहाँ हम दूसरे से भी आगे निकल सकते हैं। तो वहाँ पर युद्ध की बात है। तो अभी यूथ क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट करने वाले, कंपटीशन को किल करने वाली बात है, या मतलब किल तो ठीक लेकिन डेवलप होने वाली बात, हम खुद को डेवलप करना, वो सब हमारे पुराणों में आज गीता जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। आज फिर से गीता जी पाठ्य पुस्तक में ला रहे समथिंग। मतलब पर्टिकुलर में कोई संप्रदाय की या धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा इसमें काफ़ी तरीके से मेरे को लर्निंग हुआ है और मैं खुद को सेटिस्फाइड है। मेरे को अभी रात को भी तो 11 बजे में सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, मेडिटेशन कर लेता हूँ, तो वो पीस ऑफ माइंड जो मिलता है, तो ये बिकॉज ऑफ ये इससे मिलता है समथिंग। सो ये जो आई एम एंजॉयिंग इन शॉर्ट। चलो ग्रेट। सो ये जो चैनल मतलब आपने एक तरफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने की चीजें बताई है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, दूसरा एक आप चैनल पार्टनर्स में जो आपकी रेपुटेशन है कि आपने चैनल पार्टनर्स को भी देखा है कि कहाँ वो बिजनेस में लैग कर रहे हैं, आप उनको भी कई बार गाइड करते हैं, तो वो आप क्या टिप्स उनको देते हैं चैनल पार्टनर्स को बिजनेस हैंडल करने के लिए, उसके बारे में कुछ हाईलाइट कीजिए। इसमें पहली बात तो है कि जितने भी चैनल्स पार्टनर जो बरसों से हमारे साथ में जुड़े, कभी कोई अप्रोच करता है तो ऑलवेज पॉजिटिव मैनर में ही रहता है, या फिर जहाँ पर लेट गो करने की बात है तो फर्स्ट मैं ऑर्गेनाइजर सबको बोलता हूँ लेट गो करो, कस्टमर से बड़ा कोई नहीं है, और ये जो वटवृक्ष बना है उन्होंने पानी डाल के किया है तो इसका भी हक बनता है। तो गुजराती में कहा था है घी ढोળાય तो खिचड़ी माचे, तो थोड़ू लई जाए तो एम कहीं वांधो नहीं, અને આ બધી વસ્તુ માટે ये लोग भी हकदार है तो करना चाहिए। तो एक बात ये है। सेकंड है कि जो भी बंदे मिलते हैं तो हम इसको गाइड करते हैं कि अब क्या होता है छोटे टाउन में CT कैटेगरी के अंदर कुछ के बाद GST नंबर नहीं होता, तो बताते यार हम कैसे करें, आपके इन्वॉइस कर ले, या बताता है कि मेरे पास में 5 लाख का माल मेरे को चाहिए लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि भाई कौन से कल्चर से बिलोंग करता है, क्या एजुकेशन है, बंदा का एक्सपीरियंस कितना है, तो हम रिस्क लेते हैं, अगेन कैलकुलेटिव रिस्क।
और ये जनरली ये रिस्क लेने में हमको कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुए। ज़्यादातर केस के इन 99% केस के अंदर हम सक्सेस हुए। तो सामने पार्टनर भी करता है, और वही पार्टनर जब बड़ा बन जाता है तब हक से ऑर्डर हम मांग सकते हैं कि आप कुछ नहीं देता हम थे। वैसे तो बोलने की जरूरत नहीं थी, और एक इंसान इतना अंडरस्टैंड याद रखता ही है कि हम जो है तो उन्होंने फाइनेंस किया था, हमारे पास में ये सब था, तो ऐसे करके कुछ लेवल से मैं एकमा का 2 साल मतलब 4 साल पहले कोविड के टाइम में प्रेसिडेंट रह चुका हूँ अहमदाबाद कंप्यूटर मर्चेंट एसोसिएशन का। तो यहीं पर भी यही बात थी कि ये जो पार्टनर्स ने हमको सपोर्ट दिए वो पार्टनर के लिए हम कुछ करें, तो काफ़ी उसी टाइम भी प्रोग्राम्स किए। आज भी मतलब मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन जो भी करंट प्रेसिडेंट है तो इसके साथ मिलना, पार्टनर फैटर्निटी के लिए कुछ करना, तो इनडायरेक्टली पार्टनर का ग्रोथ की बात होती है कि अब कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो, कुछ ऐसे करो, क्योंकि ये अब एक लेवल से पर हो जाते हैं। अब आप कितना दाल रोटी सब्जी यही खाना है, बाकी तो क्या मतलब क्या करोगे। तो ये लोग भी आगे बढ़े समथिंग, तो ये और काफ़ी रिस्पेक्ट भी पूरी कम्युनिटी मेरे को दे रही है, तो ये भी अच्छी बात है। हाँ, सो एज ए पास्ट प्रेसिडेंट ऑल्सो, मतलब जब आपका टेन्योर था, आपने जिस लेवल का कंट्रीब्यूशन किया एसोसिएशन को आगे लेके जाने में, जनरली एसोसिएशंस में इंटरनली फाइट्स हो जाती है, बट जिस तरह का आपने कम्युनिटी में जो आपके कंपिटिटर्स हैं उनके साथ भी जो आपका रिलेशनशिप है, और साइमल्टेनियसली जो चैनल पार्टनर्स हैं वो कैसे ग्रो करें उसका भी ध्यान रखा है, जैसे टीम का आपने ध्यान रखा है, विच इज ए फैंटास्टिक इनिशिएटिव। सो ये जो एडवाइस अगर आपको देनी हो 30-year-old हरीश भाई को, कि आप कौन सी चीजें आप उस टाइम सोचते थे, आपको लगता था कि ये बहुत मायने रखती है, या आप उसको बहुत वेटेज देते थे, लेकिन आज नहीं, आपको लगता है विद दिस मैच्योरिटी अगर आपको सजेशंस अपने आप को देने हो तो क्या सजेशंस होंगे वो? इसमें देखो 30 साल पहले की मैं मेरी बात करूँ तो इसमें प्रोज एंड को दोनों बात मैं आपको बता देता हूँ। उसी टाइम में पर्टिकुलर में जो सीखा हूँ इसमें से हार्ड वर्किंग है, एथिक्स है, और आपको आपका मतलब नेचर एक कूल माइंड है। तो 3 बातों की वजह से जितना भी डेवलप हुआ है डेवलप हुआ है। लेकिन पैरेलल में ये बात करूँ तो मैं खुद को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं खुद को समझ नहीं पाया, मैं ग्लोबल या पैन इंडिया गुजरात का ट्रेंड को समझ नहीं पाया। वरना मैं कभी कभी जो आप क्वेश्चन करते हो वही मैं बैठे बैठे सोचता रहता हूँ कि मेरे को ये समझ में क्यों नहीं आया कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, तो मैं क्यों इतना अहमदाबाद में बात करता रहा, मैं क्यों बापू नगर राजकोट में बात करता, मैंने क्यों मेरे विंग्स को एक्सपांड नहीं किया। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, और जितनी भी चैलेंज हुआ करती थी वो चैलेंज अपने आप सॉर्ट हो जाती है। क्योंकि मैं बाहर के बढ़ता तो आज बैंकर्स मेरे साथ में कितने सारे बैंकर्स फाइनेंस देने के रेडी, कितने मेरे रिलेटिव्स, कितने फ्रेंड, कितने वैल्यूशिप बोलते हैं कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ पार्टनरशिप कर लो, कुछ ये कर लो, कुछ ये कर लो, बड़े बड़े लोग ऐसे करके। तो मतलब उसी टाइम टाटा, ये मतलब रिलायंस जितनी बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे ही बनी है, तो हमारे लिए भी मतलब बन सकते थे। तो एक अफसोस भी है कि मार्केट का ट्रेंड मैंने नहीं, वॉट एवर रीजन, हमारी थॉट प्रोसेस या फिर जो भी समझ लो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। वरना जो भी बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ठीक है 500 करोड़, लेकिन हम काफ़ी तरीके से मतलब 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ तक जा सकते हैं। और आज के जितने भी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक लेवल के अर्थ ही थे, और से भी नीचे लेवल पर, नीचे यानी कि इन टर्म्स ऑफ कम टर्नओवर में उन्होंने स्टार्ट किया था और आज ये बड़े बन गए समथिंग। तो ये सिर्फ थॉट प्रोसेस की, तो वो सब कुछ है। और मेरे को लगता है कि मेरे में कॉन्फिडेंस भी है, मेरे पास ईश्वर की कृपा भी है, मेरे पास में टीम भी है, लोगों का सपोर्ट भी है, पार्टनर का सपोर्ट है, लेकिन मैं खुद विजन नहीं बना पाया, तो वो अफसोस भी है। ओके, सो वो तो चलो आप अभी कंपेंसेट कर रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट अभी प्लान क्या है अर्थ को लेके? देखो इसमें प्योर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में ही अभी तक है, लेकिन 2 साल से हमने थोड़ा विजन चेंज किया है पर्टिकुलर कि डिस्ट्रीब्यूशन तो आगे डेफिनेटली बढ़ाना है, क्योंकि वो हमारी ब्रेड बटर है, हमारा एक्सपीरियंस इसमें है। लेकिन कंसिडरिंग जो तरीके से इंडिया डेवलप हो रहा है, इसमें भी गुजरात जो डेवलप हो रहा है, तो इस मुताबिक गवर्नमेंट बिजनेस और एसएमई कॉर्पोरेट पर फोकस करना चाहिए। और इसमें भी खास करके एंटरप्राइज काइंड ऑफ आईटी के अंदर भी हमको फोकस करना चाहिए। रिलेवेंटली हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, टीम बढ़ा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और वर्टिकल वाइज ये पूरा सेग्रीगेट करके प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं ऐसे करके। और ये बिजनेस की वर्टिकल वाइज में बात किया, लेकिन मेरा 54 ईयर्स हो गया, तो मेरे लिए सबसे जो इसेंशियल या सबसे बड़ी थॉट है यही है कि ऑर्गेनाइजेशन बन के आगे बढ़े विदाउट हरीश। तो वो प्रोसेस कैसे हो सकती है, तो पूरा ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं जहाँ पर कुछ भी मतलब विदाउट माई एनी इन्वॉल्वमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ग्रोथ करे। तो जो लायक है, जो ओनरशिप लेने के रेडी है, ऐसे लोगों के साथ हम लोग मतलब विद एग्जिस्टिंग टीम या कई केस के अंदर कोई न्यू कमर को भी
कर सके, जिसको हम जानते हैं समथिंग, ऐसे करके वेलकम करके एक नई जनरेशन, मेरी फैमिली के अंदर भी काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व है, तो इसको भी मैं रेडी कर रहा हूँ, काफ़ी रिस्पॉन्सिव दे रहा हूँ। प्लस माइनस होता है तो सहन कर लेते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आना है। तो हमारे जो एसोसिएशन है, इसका फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर दीवान जी साहब है, तो दीवान जी साहब ने एक वर्ड मेरे को बोला था, वो वर्ड मेरे को अभी जब मैं प्रेसिडेंट बना था तब उन्होंने बताया कि देखो हरीश, आप प्रेसिडेंट बन जाओ, आप अच्छी तरह से काम करो, वो तो अच्छी बात है ही, लेकिन बाद में आपका टेन्योर खत्म होने के बाद कुछ ऐसी वारसदार, यानी कि कुछ होना चाहिए कि जो वो भी इसको एटलीस्ट मेंटेन करे या फिर ग्रोथ करे समथिंग। तो वो एसोसिएशन के लिए उन्होंने बोला था। मैंने मेरी एसोसिएशन के तो सेम मैंने किया ही जितना मेरे से हो सकता था, लेकिन सेम मैं कंपनी के लिए भी यही थॉट के साथ कर रहा हूँ कि भाई ऑर्गेनाइजेशन चलनी चाहिए, और इसके लिए इसके जो भी नेक्स्ट जनरेशन, चाहे मेरी फैमिली से हो या एग्जिस्टिंग कंपनी है, वहाँ तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, लेकिन तो इस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन को आप इस आके बढ़ जाओ, आप साहस करो, आप डेवलप करो। मैं बैठा हूँ, कुछ भी टेंशन है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो अगेन ये एक्सपीरियंस है, तो इससे आप डबल उड़ लोगे ऐसा करके, तो इस पर फोकस करके चल रहे हैं। सो जो मार्केट में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आज की तारीख में इंडिया में सब बता रहे हैं, आपका क्या नजरिया है इंडिया के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को लेके, और पर्टिकुलरली नॉट ओनली गुजरात बट इंडिया? सबसे बड़ी बात है, अगर ये जो स्टेबल गवर्नमेंट है, अगेन मोदी साहब की, ये गवर्नमेंट में कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो फिर कहना मुश्किल है, लेकिन अगर सेम गवर्नमेंट है तो प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर आ रही है। आप गडकरी साहब ने देखो कितने रोड रास्ते, देखो ये जो प्रयागराज के अंदर जो माइक्रो मैनेजमेंट के साथ 60 करोड़ लोगों ने जो विजिट किया, शाही स्नान किया, सबने स्नान किया, तो ये मिराकल है। मतलब ये ऐसे हम छोटी सी एक बात में भी माइक्रो प्लानिंग करना है तो मुश्किल हो जाता है, तो इतना बड़ा, और वो भी सबका अलग अलग एरिया, अलग अलग खाना पीना बोलना, अलग अलग सबका रीति रिवाज, इसके अंदर इतने लोगों को साथ में करना ये बहुत मुश्किल काम है। तो मतलब मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया में पावर है समथिंग। और मैं एयरपोर्ट पर जाता हूँ तो इतने जो पहले ट्रेन में भी नहीं हुआ करती, इतना सारा ट्रैफिक हम देख रहे हैं। धोलेरा हमारे पास में गुजरात में डेवलप हो रहा है, गिफ्ट सिटी डेवलप हो रहा है, यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर देखो तो वो सब इतना डेवलप हो रहा है, कितनी सारा डिजिटाइजेशन हो रहा है समथिंग, कितनी सारे यूथ हमारे साथ काम हो रही है, कितनी सारी सॉफ्टवेयर कंपनी आ रही है, कितनी सीमेंट कंपनी, कितनी, मतलब पहले के ज़माने के अंदर तो एक, मतलब डॉक्टर्स तो बड़ी बात होती थी, ये कार तो बड़ी बात होती थी, अब कार देख लो, डॉक्टर देख लो, एडवोकेट देख लो, सीए देख लो, कहाँ मतलब इंडिया डेवलप हो रहा है। तो देखो कंपटीशन तो सब जगह पर है, लेकिन मेरे को इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है, और इसलिए तो कभी फॉरेन का चांस मिलता है फिर भी मैं फॉरेन नहीं प्रेफर करता हूँ, कि बिकॉज ऑफ कल्चर और डेवलपमेंट जो हो रहा है ऐसे कर, तो काफ़ी मेरे को होप है। सो अर्थ की आज 5 ब्रांचेस हैं, सो आगे नेक्स्ट आपका स्टेप, आप वर्टिकल इंटीग्रेशन में जाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खुद का ब्रांड लाना चाहते हैं, या रिटेल आउटलेट्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट्स की तरफ, आपका आगे रोड मैप क्या है? जो चैनल बिजनेस है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, मेरे 5 ब्रांच है, तो ऑलरेडी हमने 7-8 लोकेशन पर ऑलरेडी जीएसटी नंबर लेके रखा है, ताकि बिकॉज ऑफ जीएसटी हम यहाँ बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम करते हैं, तो वहाँ पर बढ़ाने की वाली बात है, लेकिन ब्रांच के मुताबिक बढ़ाने वाला कंसेप्ट में अभी हम नहीं है, अभी वो थॉट प्रोसेस में नहीं है, क्योंकि वो हम यहाँ से ही पूरा इंडिया को कैप्चर कर सकते हैं, जितना भी मैक्सिमम कवर कर सके तो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये विजन है, लेकिन ये फोकस हमारा ज़्यादा है गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट के अंदर, इसमें भी खास करके गवर्नमेंट के अंदर। ओके, हरीश भाई किससे इंस्पायर होते हैं? क्या कोई एक पर्सन है, या आप अपना इंस्पिरेशन किसको मानते हैं? इन टर्म्स ऑफ मेरी पर्सनल और स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर डेफिनेटली यूथ के लिए विवेकानंद जी रहते हैं। तो यहाँ पर विवेकानंद ग्रंथ की मैं बात करूँ तो मैं तुलसीकुत रामायण से काफ़ी इंस्पायर हूँ, और पर्सन से बात करूँ तो मैं मोदी जी से इंस्पायर हूँ, और इंडस्ट्री में बात करें तो काफ़ी नाम आ सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि अलग अलग वर्टिकल, अलग अलग दिग्गज, अलग अलग सब लोग हैं। सो क्यों मोदी जी से इंस्पायर्ड? यही है कि पर्टिकुलर एक विदाउट एनी प्लेटफॉर्म कोई भी बंदा वहाँ तक पहुँच सकता है। तो ज़्यादातर 2 बात होती है कि इस पे जो है वो मोदी का, मतलब काफ़ी तारीफ करते हैं मोदी जी की, और बाकी लोग हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स के अंदर जाते हैं। लेकिन तो नेगेटिव थॉट्स के साथ जो जाते हैं वहाँ पर मेरा ये कहना है कि एक वो विदाउट प्लेटफॉर्म तक वो बंदा वहाँ तक पहुँच गया, इसको आप सोचो।
जैसे कुंभ की बात है, तो कुंभ की बात में काफ़ी लोगों ने बताया कि व्यवस्था नहीं थी या फिर प्रॉब्लम्स वगैरह थी, लेकिन इसको एक तरीके से देखो कि इतने सारे 60 करोड़ लोगों को हैंडल करके देखो, इसमें जो कमी, इसको प्रोपोर्शनल देखो तो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी कमी है ही नहीं, 100% सक्सेस बोल सकते हैं समथिंग। कितने सारे, मतलब कितना कंट्री का इसका प्रवास है, क्या थॉट प्रोसेस है, ऑलवेज पेशेंस है, साथ में स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेके चलते। हर एक बंदे में कुछ प्लस माइनस तो रहते हैं। चांद में भी दाग है, पिकॉक है तो वो भी इसके पग है वो अच्छे नहीं है, कुक्कू है तो इसके रंग काला है। तो अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, तो जितनी भी अच्छी बात है तो मैं देख लेता हूँ। मेरे को, मैं इसका फैन हूँ। ओके, ग्रेट। सो डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने में 25-50 लोग रहते हैं, उसमें भी अपन कई बार कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, चीजें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इस लेवल पे कंट्री जब ड्राइव करनी हो तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अपन अपने ध्यान में नहीं रहते हैं। आई कंप्लीटली एग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग। सो नाउ एक टीम के रिगार्डिंग जैसे कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली कस्टमर के एक्सपीरियंसेस हैं, टीम के एक्सपीरियंसेस जो आपके मेमोरीज में एकदम हार्डवायर्ड है इन टर्म्स ऑफ कि वो एक्सपीरियंसेस आप में बदलाव लेके आए, ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं आपकी जर्नी के अंदर? मैं टीम की बात करूँ तो पर्टिकुलरली मेरे वहाँ एक सीनियर, मतलब जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं अकेला था। बाद में मेरे साथ एक जनक करके बंदा था, और वो इज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ अर्थ, और हमने साथ में रह के पूरा बिजनेस किया, और काफ़ी तरीके, मतलब 22 साल तक मेरे साथ में रहा। लेकिन 22 साल के बाद कुछ ऐसी बात आई, इसको खुद का बिजनेस करना था, तो डेफिनेटली मैं इसमें साथ में था। मैंने, आप करो, कोई बात नहीं, आपकी एज है, आप कर सकते हो समथिंग। तो उसी टाइम जब फेयरवेल हम दे रहे थे, तब मतलब मैं जिंदगी अंदर कभी इतना नहीं रड़ा हूँ, तो उसी टाइम मैं रो पड़ा समथिंग, और आज भी वीडियो मेरे पास में। तो वो मेरे लिए एक था कि नहीं, मैं सही में किसी के साथ इतना दिल से अटैच हूँ समथिंग। तो पर्सनल लाइफ की वैल्यू करता है, और जिन्होंने देखा मेरी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, पूरी मेरी टीम के अंदर, तो वो प्रोफेशनल वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ गई। तो दिस वाज द एक केस टीम के लिए समथिंग। ओके, ग्रेट। और कमिंग टू द वेंडर्स, या कोई पर्टिकुलर ऐसे इंस्टेंसेस याद है, या बिजनेस के चैलेंजेस, या कुछ ऐसे इंस्टेंसेस जो आपके मेमोरी में एकदम? हाँ, इसमें कोविड के टाइम में मेरे साथ में जो क्लोजली वर्क थे एलजी में, संजय जोशी करके, मतलब एक एएसएम था, और डेफिनेटली मैं एलजी काम करता हूँ तो मेरे साथ में काफ़ी दिल से अटैच हो गया था। तो हर रोज आना जाना, मिलना, एक फैमिली रिलेशन हो गया था। तो मेरे को भी मतलब वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट था, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो घर वाले परमिशन नहीं देते थे। इवन चेक के लिए साइन करने के लिए बंदा दूर बैठा था, और ऐसा करके घर पर भेजते थे, और कहीं हम बाहर, मतलब 2 घंटे ही पूरी ऑफिस चालू रहती थी। उसी टाइम संजय को एक कोविड हो गया, और बाद में इसको साल, मतलब एडमिट किया। तो 10 से 12 दिन तक मैं इसके बेड तक जाता था और इसको मिलता था, क्योंकि वो हर बार अपनी फैमिली को बस मेरे को बापू बोलते थे, बापू कहाँ पर है, बापू कहाँ पर है। तो मैं लास्ट, अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट विथ अस, मतलब वो कोविड की वजह से। तो लास्ट मोमेंट तक मैं इसके साथ में खड़ा रहा ऐसे करके। तो वो मेरी लाइफ के अंदर एक प्रिंसिपल के बाद में भी जितना भी कंट्रीब्यूशन हमारी कम्युनिटी से, हमारे ऑफिस से, इंश्योरेंस में जो भी सपोर्ट देना चाहिए मैक्सिमम सपोर्ट दिया। तो ये खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए है, दूसरा एक यादगार भी है। और मैं भी सोचता था मेरे को कोविड भी हो जाएगा, मेरी टीम को भी लगता था, मेरे फैमिली वाले को लगता था, लेकिन फिर भी मैंने परवाह नहीं की, और एक दोस्ती और एक वेंडर और एक पार्टनर का जो रिलेशनशिप मैंने निभाया। तो वो ईगो नहीं है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, हम ये कर सकते हैं समथिंग। तो एक इम्पैक्ट रह जाती है हमारे। और कुछ कई बार ऐसे भी इम्पैक्ट कुछ हुए हैं जो किसी ने आपके साथ किया हो, जिस कि आपको लगा कि नहीं, ये इसने आउट ऑफ द वे जाके आपको सपोर्ट किया हो? वैसे तो काफ़ी, मतलब मैं ऐसे छोटे मोटे तो बंदे, जैसे मेरे को खुद को कोविड हुआ था, तो बाद में मेरे को पता चला कि जब मैं ठीक हो गया, तब मेरी काफ़ी ऑफिस में काफ़ी लड़कियां हैं, काफ़ी जो टीम है, तो उन्होंने, किसी ने कितनी सारी मन्नत रखी थी ऐसे ऐसे करके कि मेरे बॉस ठीक हो जाए, मेरे साथ ठीक हो जाए समथिंग। तो काफ़ी अच्छी तरह, कोई ये नहीं खाएंगे, ये करेगी, ये करेंगे समथिंग। तो पता चला कि ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ सिर्फ फाइनेंस मैंने नहीं करती, हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशनशिप, हमारा इमोशनल अटैचमेंट है,
हमारी स्पिरिचुअलिटी है, एथिकल प्रैक्टिस है समथिंग, तो ये सब वैल्यू है लाइफ के अंदर, तो तब रियलाइज होता है ऐसे करके। तो वो स्पिरिट, वो पावर, वो गुस्सा 2 गुना हो जाता है कि नहीं हमको ऐसे ही रहना है, कुछ भी हो जाए लेकिन रहना है ऐसे करके। सो टीम के साथ जो बॉन्डिंग है वो मतलब दैट इज ऑलवेज हेल्प्ड यू इन टर्म्स ऑफ आपने भी एक कोशिश की और टीम ने भी वापस उसी तरह से आपको रिस्पॉन्ड किया है। सो दैट्स फैंटास्टिक। आपने इंटरनेशनल काफी ट्रिप्स की है, राइट। सो आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं? मेरा ये मानना है कि जब ट्रैवलिंग कोई बहुत ज्यादा करता है या बहुत कंट्रीज या स्टेट्स जिसने देखे हैं, काफी न्यू पर्सपेक्टिव्स ओपन होते हैं, देखने के नजरिए अलग अलग सामने आते हैं। तो आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं ट्रैवलिंग में जो आपके बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हेल्पफुल रहे हैं? मैं करीब काफ़ी 20-25 कंट्री अभी तक घुमा हूँ। अब तो नहीं जाता, जनरली यहाँ ही एंजॉय कर लेता हूँ। लेकिन जितने भी कंट्री पे इसमें से पर्टिकुलर जो मेरे को टच हो गई, इसमें सिंगापुर, मतलब छोटा कंट्री है लेकिन मेरे को एकदम टच हो गया सिंगापुर। इन टर्म्स ऑफ क्या मैनर है, कितना कूल कंट्री है, लोग डेवलपमेंट भी प्रोफेशनली हो रहे हैं और इमोशनली भी है, और दूसरा अपने वैल्यू फॉर लाइफ को काफ़ी अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं, मतलब एक सिस्टम के मुताबिक रहते हैं। हर एक पार्ट में कुछ प्लस माइनस रहता है समथिंग, लेकिन सिंगापुर मेरे को सबसे, अगर इसमें भी मैं जब टैक्सी में, और सिंगापुर मेरा फर्स्ट विजिट था, मैं फॉरेन में पहली बार मैं सिंगापुर में, यानी कि फॉरेन में फर्स्ट टाइम गया तब मैं सिंगापुर में गया, और हमने टैक्सी की और इंडियन मेंटालिटी बैठे ऐसे ऐसे करके। तो जब मैं और मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त आगे बैठा, तो उन्होंने प्लीज सीट बेल्ट बांध लो। तो बोले कोई कहाँ सीट बेल्ट बांधे, तो बोले कि यहाँ का रूल्स है कि सीट बेल्ट नहीं बांधे तो ये $10 का फाइन है। तो उन्होंने बोला लेकिन मैं तो न्यू कमर हूँ, इंडिया से आया हूँ, मेरे को रूल्स पता नहीं है, मैं पुलिस को बता दूंगा। तो ड्राइवर ने जो बोला, उन्हें बोला कि नहीं, मैं पुलिस को बताऊँ कि मैंने रूल्स बताए सब और उन्हें नहीं बांधे, आप फाइन करो। तो मैं तो आपका कस्टमर हूँ, आप ऐसे क्यों करोगे? तो आप मेरे कस्टमर हो, लेकिन आप कस्टमर क्यों हो? इससे पहले देश मेरा है और मेरे देश के अंदर रेवेन्यू जाती है, मेरा देश डेवलप हो जाता है, डेवलप देश को देखने के लिए आए हो, इसलिए आप मेरे कस्टमर बने हो, तो मैं देश के साथ नहीं कर सकता। मैंने बोला क्या जुनून एक ड्राइवर्स में है, ऐसा इंडिया में लग जाए तो समथिंग ऐसा। तो सिंगापुर मेरे को सबसे अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ। बाकी तो मेरा जो की इंटरेस्ट है वो हिस्टोरिकल प्लेस देखना, एंटीक आइटम कलेक्शन करना, तो रोम, ये अपना इजिप्ट, ग्रीस, वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा टूरिज्म, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही, मैं घूमने के लिए जाता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट ही वो डायरेक्शन के अंदर है। डेवलप कंट्री में तो ये सही, यूरोप पूरा है ही, तो सवाल ही नहीं इसमें। हमने ये ऑब्जर्व किया कि बिजनेस ओनर्स 24/7 लगे ही रहते हैं, दिमाग में सबके बिजनेस ही चलता है। इस हसल के अंदर आप अपने आप को टाइम कैसे निकालते हो? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो या घूमने जा रहे हो तो अपने कहीं ना कहीं आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हो, तो ये आप कैसे हैंडल करते हो और आपका इसमें क्या सोचना है? मेरे को लगता है थोड़ा मेंटली ब्लॉकेज काइंड ऑफ थिंग्स है। जैसे नींद लेते हैं ना हम लोग 6 घंटा 8 घंटा वट एवर सब, लेकिन 6 घंटा तो मिनिमम सब लेते हैं। तो ऐसे करके कुछ क्वालिटी टाइम निकालना है, क्योंकि लाइफ के अंदर हम सोचते रहते हैं कि हम कल जिएंगे, कल किसी की कभी आता नहीं, आज है, आज ही जी लेने वाली बात है। और दूसरी बात है, बिजनेस में जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं तब ये भूल जाते हैं डेवलपमेंट वैसे हमको चाहिए क्यों। हम डेवलपमेंट तो करते हैं लेकिन डेवलपमेंट चाहिए क्यों? हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए, बाद में एक पैसा चाहिए, एक हमारे पास में पॉकेट में, मतलब एक सेविंग्स होने चाहिए, लेकिन सेविंग्स को करेंगे क्या? तो एक्चुअल तो वो घूमने के लिए दूर देश देखे, अभी जो भी आपका की इंटरेस्ट है वहाँ पर चले जाए, तो वो हम भूल ही जाते हैं, बाद में वो मनी ऐसे ही पड़े रहते हैं समथिंग। तो एक तो ये है कि हमारा खुद का कमाए तो हमको इसमें पर्टिकुलर पोर्शन जो चैरिटी में देते हैं, ऐसे खुद के लिए भी एंजॉय करना है, ताकि इसमें 2-3 बातें साथ में आ जाती है। अगर फैमिली को टाइम दे सकते हो तो वही फैमिली आपको परमिट करती है कि आपको कभी 2-4 घंटा अलग से एक्स्ट्रा काम करना है तो वो कर पाओ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ये घर से परमिशन मिल जाती है, नंबर 1। सेकंड है, हर एक एरिया की एक प्लस माइनस पॉइंट सब होते हैं, तो वो ध्यान में रखते हुए ग्लोबली ट्रेंड क्या है, इसको हमको हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस के अंदर सब जगह पर कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या करेक्टिव स्टेप लेना है, क्या क्या मतलब कर सकते हैं, तो ये होता है। इसकी वजह से थॉट प्रोसेस एकदम ब्रॉड थॉट प्रोसेस हो जाती है। तो कहीं जैसे मैं इतने फॉरेन घूमा तो पहले मेरे माइंड में ये था कि इंडिया से जैसा कोई देश ही नहीं है,
लेकिन मेरे को आज समझ में आया कि नहीं, काफ़ी वहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी है, वहाँ पर भी लोग बहुत एथिक्स वाले होते हैं। हमारे में ये जो गलत के फॉरेंस वाले, ये नहीं ऐसा नहीं है। मेरी नज़र में तो काफ़ी जेन्युइन रहते हैं, काफ़ी तो वो सब रहते हैं। तो हमारे माइंड के अंदर एक होता है ना, हम अभी देखते तो स्ट्रीट के अंदर देखते तो मेरा घर, आपका घर, बाद में जब ऊपर से देखते पूरा गाँव, बाद में जिसमें पढ़ा तो बोले मेरा गांव वाला है, बाद में बोले मेरा डिस्ट्रिक्ट वाला है, बाद में बोला गुजराती है, बाद में बोला इंडियन है वहाँ पर, बाद में बोला एपेक वाला है। तो सब प्लेन जैसे ही 30,000 फीट पर ऊंचाई चला जाते तब छोटे छोटे लगने लगते हैं ऐसे करके। तो वो एक एक्सपीरियंस है जो आपको एक थॉट प्रोसेस के अंदर देते हो। तो एक तो अपना जो शौक है इसको आप मतलब करते तो खुश रहते हो, दूसरे इतना रिलैक्सेशन हो जाता है ताकि मेंटली और मतलब सॉल और बॉडी दोनों को रिलैक्सेशन होता है। फैमिली को भी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का टाइम मिल जाता है समथिंग। और रही बात कि कुछ ऑर्डर्स वगैरह कुछ, तो ये तो क्या होता है कि लगता है हमको, ऐसा होता नहीं है। थोड़ी अगर सिस्टम है तो मेरे ख्याल से इतना लॉसेस तो नहीं भी होता है। आज कम्युनिकेशन, जब मैंने हमारे पास मोबाइल भी है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और भी छूट ही गया तो यूँ देखे कि सब लेके थोड़ा यहाँ पर आए थे और आए हैं किया तो छोड़ के ही जाना है ना, तो इसका रंज क्यों। सो हरीश भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। दिस ये हमारा पहला पॉडकास्ट था और आप आए, थैंक यू दिल से। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। मेरे को भी काफी मजा आया, काफी क्वेश्चन जो काफी मैं भी मेरे लिए नहीं जानता वो आपने पूछ लिया। चलो, सो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो बिजनेस पर्सन्स हैं, उनके लिए ये काफी इंस्पिरेशनल रहेगा, काफी लर्निंग्स रहेगी आपके एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किए हैं। Don't forget to subscribe and follow.